द क्रॉनिकल्स ऑफ द सेवन कलर्ड वर्ल्ड। ये एक ऐसी कहानी थी जो हमेशा गुस्से और जुनून से भरी रहती थी। इस दूसरी दुनिया में हाई स्कूल स्टूडेंट जियान वू एबल के रूप में रीइनकार्नेट होता है और एक बर्बाद होती हुई दुनिया को बचाता है। लेकिन ये एक ऐसा काम था जिसमें पावर बैलेंस पूरी तरह से टूटा हुआ था, जिसके वजह से प्रोटैगनिस्ट का जिंदा रहना ही अपने आप में एक चमत्कार था। वहां पागल हेरोइन्स थीं जो लगातार उसे मारने की कोशिश करती रहती थीं, और एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो बार बार दुनिया को खत्म करने के मकसद से सामने आ जाती थी। यहां तक कि वो साथी सेना जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, वो भी अपने ही साथियों की पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश करते थे। इस कहानी को ढेरों गालियां और बुराई मिली, लेकिन ऐसे बहुत से रीडर्स थे जो इस कंफ्यूजिंग प्लॉट और घिसे पिटे क्लीशेस के बावजूद इसे पढ़कर एक्साइट होते थे, और हमारा प्रोटैगनिस्ट उनमें से एक था। उसने खुद से कभी ये सवाल नहीं पूछा था कि अगर मैं इस पागल दुनिया में फेंक दिया गया तो क्या मैं अभी की तरह मुस्कुरा पाऊंगा। जंग के बीच में रूडियन नाम का एक नौजवान भाग रहा था ताकि वो अपने मास्टर्स के मांगे हुए हथियार उन तक पहुंचा सके। उसके बिल्कुल सामने एक बड़ा सा पत्थर का गोलम खड़ा था जो एक और हमला करने की तैयारी कर रहा था। वो लड़का डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी भागा। उसे पता था कि अगर वो चीज उसे लग गई तो उसका टमाटर जैसा भरता बन जाएगा। किस्मत से वो हमले उसे नहीं लगे, और बल्कि उन्होंने उसे और तेज भागने पर मजबूर कर दिया। उसने जल्दी से सर ईडॉस को एक तलवार दी और फिर सर कॉलिन को शील्ड देने के लिए भागा। डिलीवरी करने के बाद वो वापस भागने लगा और मन ही मन उन बेरहम नाइट्स को कोस रहा था। लेकिन रूडियन को एहसास नहीं हुआ कि वो भागते हुए सीधा एक दूसरे गोलम की तरफ जा रहा है। गोलम ने उसे देख लिया और अपने भारी भरकम खुले हाथ से उस पर वार किया। इससे पहले कि रूडियन को चोट लगती, एक लाल केप वाले नाइट ने उस वार को बीच में ही रोक लिया और उस लड़के को घायल होने से बचा लिया। एक बड़े से स्लैश के साथ उसने उस पत्थर के हाथ को काट दिया जो गिरकर एक दूसरे नाइट के ऊपर जा गिरा, जिसने अपनी बड़ी शील्ड से उसे रोक लिया। बच जाने पर नन्हे रूडियन ने गहरा आभार महसूस किया। लाल केप वाला नाइट पहले वार के बाद नहीं रुका। एक ताकतवर डाउनवर्ड ब्लो के साथ उसने उस चीज को दो हिस्सों में चीर दिया जो कभी पत्थर का एक पहाड़ हुआ करता था। गोलम गिर गया और रूडियन को कुचलने ही वाला था कि उसने एक तरफ कूदकर खुद को बचा लिया। जमीन पर जोर से गिरने के बाद भी उसने उठने की ताकत जुटाई और अपने हाथ के पीछे से अपना मुंह पोंछा। प्रोटैगनिस्ट को उस शरीर में रहते हुए 3 साल हो चुके थे। वो अचानक एक 14 साल के अनाथ बच्चे की बॉडी में जागा था, ऐसे अजनबियों से घिरा हुआ जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो सबसे बुरी सिचुएशन में था, एक बिल्कुल अनजान जगह पर। बस एक ही अच्छी बात थी, और वो थी रूडियन की यादें। जो उस बॉडी का असली मालिक था, वो यादें उसे मिल गई थीं। पहले महीने में प्रोटैगनिस्ट ने कोरिया वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि ये एक नामुमकिन सपने से ज्यादा कुछ नहीं है, और इस तरह उसने एक बैटलफील्ड असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। पुरानी बातें याद करते हुए वहां सुनहरे बालों वाला एक नौजवान आ गया और चिल्लाया, हाउस इस्कार के नाइट्स, होली सॉर्ड और खजाने अंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमें ऐसे मामूली जीव नहीं रोक पाएंगे। वो कॉन्फिडेंट ब्लॉन्ड लड़का जो महंगी आर्मर पहने हुए था, वो करीन वॉन इस्कर था, इस्कर के बॉर्डर टेरिटरी का सबसे छोटा लॉर्ड। वो कमीना रूडियन का मास्टर भी था। अपनी तलवार उठाते हुए करीन ने एक स्किल यूज की जिसने नाइट्स का ब्लड प्रेशर और हेल्थ पॉइंट्स 50 से बढ़ा दिया। उसके बगल में प्रोटैगनिस्ट ने उसे वार्न करने की कोशिश की कि वो ऐसे न चिल्लाए। ये खतरनाक था, लेकिन वो घमंडी बेवकूफ नहीं रुका और उसने मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सिर्फ मॉन्स्टर्स? क्या तुम्हें लगता है तुम करीन के खिलाफ टिक पाओगे? प्रोटैगनिस्ट उस आदमी के पागलपन पर रोने ही वाला था। उसका सबसे बड़ा सपना यह था कि करीन उस क्लीशे का शिकार हो जाए जिसमें वो फैमिली का सबसे बेकार वॉरिस बन जाता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा थी कि वो घुटनों पर गिर गया और एक पागल की तरह अपना सर पकड़ लिया। आखिर ये द क्रॉनिकल्स ऑफ द सेवन कलर्ड वर्ल्ड ही क्यों होनी थी? इस कहानी की दुनिया हर चीज के लिए जानी जाती थी सिवाय नॉर्मल होने के। अनगिनत मनहूस जीव इस पागल जगह पर रहते थे, और प्लॉट के हिसाब से 3 बड़ी तबाहियां पहले से ही होने के लिए लिखी हुई थीं। एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो कहीं से भी आ टपका, एक ऐसी दुनिया में जहां शहर पलक झपकते ही साफ हो सकते थे। हर तरह के मॉन्स्टर्स ने अलग अलग जगहों पर हमला बोल दिया था, उस जगह पर भी जहां प्रोटैगनिस्ट नाइट्स ऑफ इस्कार के साथ था। जब सब लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, प्रोटैगनिस्ट दिमागी तौर पर कहीं खो गया और सिर्फ इस बात पर खुशी के आंसू रो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। वो सच में थोड़ा और जीना चाहता था। जब रूडियन अपने ख्यालों में खोया हुआ था, सब उसे चिल्लाकर बुला रहे थे। वो आखिरकार तब होश में आया जब उसे एक थप्पड़ पड़ा और एक औरत चिल्लाई, तुमने चीजों को इतने घटिया तरीके से कैसे संभाला कि बात काउंट के कानों तक पहुंच गई। जब प्रोटैगनिस्ट को होश आया तो उसने खुद को एक आलीशान घर में पाया जहां वो औरत गुस्से में बड़बड़ा रही थी, तुम्हारे जैसे गांव वाले को करीन का नौकर सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि इस तरह की चीजें न हों। वो औरत हाउस इस्कर की काउंटेस लुइसा थी।
प्रोटैगनिस्ट ने माफी मांगी, जबकि करीन ने सारा इल्जाम दूसरों पर डाल दिया और काउंटेस ने कसम खाई कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वो रूडियन को पर्सनली जिम्मेदार मानेगी। करीन, जो इसमें फंसना नहीं चाहता था, उसने बस चीजें टाल दीं, जिससे प्रोटैगनिस्ट के अंदर उसके लिए नफरत की आग और बढ़ गई। ऐसा था काउंट इस्कर का सबसे बड़ा बेटा, वो आदमी जो एक दिन बॉर्डर टेरिटरी पर राज करेगा, एक शेखी मारने वाला निकम्मा इंसान जो पूरे रीजन में अपने बिल्कुल बेकार होने के लिए मशहूर था। दिन भर की थकाने वाली घटनाओं के बाद प्रोटैगनिस्ट अपने कमरे में वापस आया। जो काम उसे करने पड़ते थे वो अक्सर हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे। अगर कोई चिट्ठी आती जिसमें करीन पर घोड़े चुराने का इल्जाम होता तो उसे ही वो संभालना पड़ता। अगर कोई लॉर्ड बदला लेने वाला होता तो सिचुएशन उसे हैंडल करनी पड़ती। अगर करीन ने फिर से कोई तलवार चुराई होती तो उस गंदगी को साफ करने में वही फंसता था। यहां तक कि जब काउंट को पता चला कि करीन अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और वो गुस्सा हुए, तो उल्टा करीन गुस्सा हो गया और प्रोटैगनिस्ट को ऑर्डर दिया कि वो इस मामले को संभाले। इस बार करीन को आखिरकार एहसास हो गया था कि वो बड़ी मुसीबत में है। वो घबराहट में इधर उधर टहल रहा था, लेकिन जो सच में पैनिक कर रहा था वो प्रोटैगनिस्ट था। सब कुछ करीन की वजह से। मैंने तुम्हें कहा था कि उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होने से कुछ अच्छा नहीं होगा। जब मैं बाहर काम कर रहा था तुमने एक कांड कर ही दिया ना। रूडियन का चेहरा काला पड़ गया। वो पागलपन की हद पर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि करीन उसके साथ बार बार ऐसा क्यों करता है, लगातार उन अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ खेलना जो एम्पायर के लिए किसी कैंसर से कम नहीं थे। लेकिन ये असली मुद्दा नहीं था। असली प्रॉब्लम ये थी कि ये सब इस्कार में हो रहा था और करीन काउंट का बेटा था। असली खतरा ये था कि ये सब किसने देखा। जब करीन उन जैसे लोगों से मिला तो बहुत से नोबल्स ने ये देख लिया। वो सेंट्रल टेरिटरीज के नोबल्स के हाथों पकड़ा गया था और ये खबर तेजी से कैपिटल में फैल गई। करीन को लगा सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार वो यंग लॉर्ड था। लेकिन रूडियन का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। क्या तुम सच में इसे खुद संभालने वाले हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक डोनेशन इसे ठीक करने के लिए काफी है? करीन के पास उस शख्स की शिकायतों का कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं था जो थियोरी में उसका नौकर था। हाल ही में टेरिटरी के बॉर्डर्स पर इलीगल स्लेव्स, ड्रग्स और लोन शार्क्स दिखने लगे थे। जाहिर है मोरियन एम्पायर की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सख्त कंट्रोल की मांग शुरू कर दी। हालांकि काउंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी दखलंदाजी से इनकार कर दिया, ये कहकर कि इसकी जरूरत नहीं है, जिसने हालात को और खराब कर दिया। प्रोटैगनिस्ट करीन पर गुस्सा था। वो चाहता था कि वो कम से कम कोई बहाना तो दे। अब हर कोई इस मौके का फायदा उठा रहा था हर तरह के मामलों में दखल देने के लिए। रूडियन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। असली प्रॉब्लम ये थी कि अगर करीन ने कोई बड़ी गलती की तो वो भी उसके साथ नीचे घसीटा जाएगा। एक ऐसा क्राइसिस जो मेन स्टोरी शुरू होने के बाद आना चाहिए था, और कोई रास्ता नहीं था कि वो अभी इससे निपटना चाहता हो। निराशा के मारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने सारे बाल नोच लिए। अब उसका सर बोलिंग बॉल की तरह चमक रहा था और वो मुस्कुराया। यंग लॉर्ड का जायदाद से बेदखल होना कन्फर्म है। मॉनेस्ट्री में जाने के लिए तैयार हो जाओ। नॉन की कैपिटल सिटी में जहां एम्पायर का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था। इस तरह की घटना गुनहगार के लिए जरूर सख्त सजा लाएगी। अगर बात वहां तक पहुंची तो उनके सर उनकी गर्दन पर नहीं रहेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वो इस क्राइसिस से सेफली कैसे बच सकता है, और उसे सिर्फ एक ही चीज सूझी, करीन को मनाना कि वो जाकर अपने पिता से बात करे। काउंट पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, और काउंट के सामने प्रोटैगनिस्ट उनके उस निकम्मे बेटे के बारे में सब कुछ बताने के लिए पूरी तरह तैयार था। लॉर्ड रिकार्ड वॉन इस्कार टेरिटरी के बॉर्डर प्रोविंस के हेड पहले से ही लड़कों का इंतजार कर रहे थे। उनके बगल में खड़े थे डेरिक विनहाउजन, लायन हार्ट्स के कमांडर, जो काउंट का ऑर्डर ऑफ नाइट्स था। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने रूडियन को देखा और उसे एक अप्रूवल भरी नजर दी कि वो अब तक सब कुछ सह पाया है। जवाब में प्रोटैगनिस्ट की आंखें भी चमक उठीं, खामोशी से सर डेरिक का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने हमेशा उसकी सिचुएशन को समझा। डेरिक जानता था कि करीन ने जो गलती की है वो गंभीर है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहा था ये सोचकर कि अगर उस कमीने ने उसकी नजरों से दूर जाने के बाद भी मुसीबत खड़ी करना जारी रखा तो वो क्या करेगा। नजरों के इस एक्सचेंज को इग्नोर करते हुए लॉर्ड रिकार्ड ने कहा कि उन्होंने सुना है उनके बेटे ने एक बड़ा कांड किया है। एक सख्त नजर के साथ उन्होंने पूछा कि क्या करीन को यह भी पता है कि उसने किन लोगों से कांटेक्ट किया था। करीन हकलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन रिकार्ड ने उसके लिए जवाब दिया। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से थे जिन्हें इंपीरियल नाइट्स का 5th ऑर्डर भी पर्सनली खत्म करने की कोशिश कर रहा था। उस पल हमारे हीरो को यह एहसास हो गया कि मुसीबत उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर इस मामले में इंपीरियल हाउस का आदेश शामिल था तो इसका मतलब था कि करीन ने जिन लोगों से पंगा लिया था वो बहुत ऊंची पहुंच वाले थे। अगर ये सच था तो इस्कर फैमिली अब इंपीरियल हाउस के एक बहुत बड़े एहसान या कहें कर्ज के नीचे दबी हुई थी।
बिना किसी हिचकिचाहट के लॉर्ड रिकार्ड ने करीन को हुक्म दिया कि वो तुरंत एक मॉनेस्ट्री में जाने की तैयारी करे। अपने बेटे का गुस्सा और नखरे देखकर रिकार्ड ने उसे शांत करने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि ये हमेशा के लिए नहीं है, बस 5 साल की बात है, ताकि वो अपनी गलतियों पर सोच विचार कर सके। रूडियन को पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। उसके हिसाब से आज से 5 साल बाद क्रॉनिकल्स ऑफ द 7 कलर्ड वर्ल्ड की मुख्य कहानी शुरू होगी। जब वो वक्त आएगा तो पूरा महाद्वीप युद्ध की आग में जल रहा होगा, अनगिनत लोग मारे जाएंगे और वो खुद एक मामूली प्यादे की तरह एक भयानक भविष्य में फेंक दिया जाएगा। हताश होकर करीन ने अपने पिता से बहस करने की कोशिश की, लेकिन रिकार्ड ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। करीन ने तब रूडियन के ही शब्द दोहराए और कहा कि मैं एक ऐसा योगदान दूंगा, इतना बड़ा कारनामा करूंगा कि ये पूरी घटना मिट जाएगी और हमारे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। रिकार्ड ने आह भरते हुए अपने बेटे को चेतावनी दी कि हम चाहे जो भी कर लें, हमारी मौजूदा हालत में हम इंपीरियल हाउस के दखल से नहीं बच सकते, जब तक कि वो काम सचमुच कोई चमत्कार ना हो। तभी करीन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि मैं पवित्र तलवार डेलाइट हासिल करूंगा। हीरो को तुरंत उस मुसीबत का बोझ महसूस हुआ जिसमें करीन उन्हें घसीट रहा था। जिस डंजन में ये तलवार थी, उसकी मुश्किल का लेवल ही अलग था, कुछ ऐसा जिसे हासिल करना उनके लिए नामुमकिन था। वो बस यही सोच सकता था कि ये बेवकूफ़ इतना पागल हो चुका है कि अपनी जान तक गंवाने को तैयार है। करीन ने दांत पीसते हुए याद किया कि डंजन की जानकारी लीक होने की वजह से अंडरवर्ल्ड के लोग भी वहां दिखने लगे थे। फिर भी करीन को पूरा भरोसा था कि अगर उन्हें ड्यूक ऑफ डेलियन की डेलाइट तलवार मिल गई तो उन्हें ड्यूक का समर्थन मिल जाएगा। हीरो ने नफरत से नाक सिकोड़ी। ये करीन सजा से बचने के लिए सच में कुछ भी करने को तैयार था। रूडियन जानता था कि अंडरवर्ल्ड के लोग वहां सिर्फ डंजन एक्सप्लोर करने नहीं आए हैं। उसे एपोस के पेट वाला किस्सा याद आया, एक ऐसा डंजन जहां दुष्ट देवता अपोस कैद था। कल्टिस्ट लोगों ने उसे जिंदा करने की कोशिश की थी। उनसे लड़ने के लिए 1 लाख सैनिकों की फौज जमा की गई थी, जो बड़े जोश में गई थी, लेकिन अंत में सब एपोस के पेट में समा गए। उस घटना ने दुनिया को डंजन का असली खौफ सिखा दिया था। उसके बाद ये नियम बन गया था कि किसी भी डंजन को जीतने की कोशिश से पहले हमेशा एक एक्सप्लोरेशन टीम भेजी जाएगी। ये सब जानते हुए काउंट अपने बेटे का प्रस्ताव कैसे मान सकते थे। रिकार्ड ने साफ कहा कि उस डंजन की मुश्किल का तो अभी अंदाजा भी नहीं लगाया गया है। भले ही वो उनके इलाके में हो, लेकिन उसे सुरक्षित रूप से एक्सप्लोर करने के लिए उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं है। पिता की बातों के बावजूद करीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि मैं पक्का कामयाब होऊंगा, प्लीज मुझ पर भरोसा करें पिताजी। अपने बेटे को इतना भावुक देखकर रिकार्ड का दिल पिघल गया। लॉर्ड के अंदर की भावनाओं से अनजान हीरो को यकीन था कि वो कभी भी अपनी इतनी बड़ी ताकत को जोखिम में नहीं डालेंगे, खासकर अपने बेटे और उत्तराधिकारी को, जब तक कि वो पागल न हो गए हों। लेकिन हीरो की सारी उम्मीदें तब टूट गईं जब रिकार्ड ने कहा कि ठीक है, मैं इस बार तुम पर भरोसा करता हूं। मैं डेरेक समेत 30 शूरवीर नाइट तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। चूंकि तुम्हें इतना भरोसा है तो जाओ और डेलाइट वापस लाओ। हीरो अभी बहस करने ही वाला था कि रिकार्ड उसकी तरफ मुड़े और बोले कि रूडियन, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं कि तुम करीन का ख्याल रखोगे। ये देखकर कि लॉर्ड अपने बेटे पर कितना अंधा भरोसा कर रहे हैं, हीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि कितनी बड़ी तबाही मचने वाली है। करीन अपने पिता का समर्थन पाकर बेहद खुश था और चिल्लाया कि ये बेटा पवित्र तलवार जरूर वापस लाएगा। हीरो तब तक रोता रहा जब तक उसे ऐसा नहीं लगा कि उसकी आत्मा ही शरीर छोड़कर जा चुकी है। बाप बेटे के इस समझौते के साथ हीरो की किस्मत को कचरे में फेंक दिया गया था। और फिर वो समय आया जब डेरेक और बाकी नाइट्स राक्षसों का सामना करते हुए डंजन तक पहुंचे। शुरुआत से ही एक मिनोटॉर का सामना करते हुए गार्ड के मुखिया को समझ आ गया कि यह मिशन आसान नहीं होगा। शुरुआत में ही इतनी मुश्किल देखकर डेरेक अपनी किस्मत भगवान के भरोसे छोड़ने पर मजबूर था। डेरेक की हताशा के बावजूद हीरो उत्साहित था। जो राक्षस हमला कर रहे थे वो उस लेवल के नहीं थे जो क्रॉनिकल्स ऑफ द 7 कलर्ड वर्ल्ड की कहानी में आते थे। आमतौर पर अगर हाई रैंक वाले डीमन या प्राचीन हथियार दिखाई देते तो तुरंत भाग जाना ही सही होता, लेकिन अगर सिर्फ मिनोटॉर जैसे आम राक्षस आ रहे थे तो शायद ये डंजन उस लेवल का था जिसका वो सामना कर सकते थे। मिनोटॉर को हराने के बाद वे डंजन में और आगे बढ़े। ऊंची दीवारों को देखकर हीरो सोच रहा था कि आगे क्या होगा। रूडियन को याद आया कि कहानी शुरू होने के बाद 3 साल में ये महाद्वीप डीमंस के खिलाफ युद्ध से तबाह हो जाएगा और 10 साल में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उस तबाही के आने में अभी वक्त था। तब तक उसने सोचा कि वो ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करेगा और फिर पहाड़ों में जाकर सुकून की जिंदगी जिएगा। हीरो को भरोसा था कि वो खतरे से बचकर एक हैप्पी एंडिंग पालेगा। जब हीरो अपनी हैप्पी एंडिंग के सपने देख रहा था, करीन जोश में था। वो चिल्लाया कि इसी रफ्तार से मैं डेलाइट भी हासिल कर लूंगा और जब मैं इस डंजन से निकलूंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा।
करीन को चिल्लाते देख डेरेक उसे खतरे की चेतावनी देने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन करीन को यकीन था कि कुछ नहीं होगा, उसे तो डर ही नहीं लग रहा था। ठीक उसी पल उसे अपने शब्दों पर पछतावा हुआ जब एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। हीरो को छत से गिरे एक पत्थर ने टक्कर मारी। अचानक और भी पत्थर गिरने लगे, जैसे पत्थरों की बारिश हो रही हो। डेरेक ने दांत भींच लिए, उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। वे एक जाल में फंस चुके थे। उसने जल्दी से सबको चेतावनी दी और तैयार होने का आदेश दिया। उनके सामने गिरे हुए पत्थर आपस में जुड़ने लगे और छोटे छोटे गोलम यानी पत्थर के दानव बनने लगे। बिना हिचकिचाहट के डेरेक आगे बढ़ा और चिल्लाया कि भागो, इनकी डिफेंस को तोड़ दो। पहली टुकड़ी गोलम पर हमला करे और बाकी लोग छोटे लॉर्ड की रक्षा करें। लेकिन वो बहादुर छोटा मालिक घबरा गया और चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ। हीरो ने उसे जल्दी से पकड़ा और लड़ाई से बाहर खींच लिया। लेकिन इससे पहले कि वे दूर जा पाते, रूडियन ने देखा कि गोलम खास तौर पर उन्हें ही निशाना बना रहे थे। कई गोलम बाकी सबको छोड़कर उनकी तरफ दौड़े। डेरेक लड़कों को बचाने के लिए गोलम के पीछे भागा ताकि उन्हें नष्ट कर सके। अपनी तलवार उठाकर उसने पूरी ताकत से वार किया और दिखाया कि वो नाइट ऑर्डर का कैप्टन क्यों है। डेरेक छोटे मालिक के लिए बेहद चिंतित था, जिसकी रक्षा करना उसका सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन इस चक्कर में उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया और एक बड़े गोलम को उसे सरप्राइज अटैक करने का मौका मिल गया। विशाल गोलम को देखकर करीन की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो बस यही चाहता था कि रूडियन उसे बचा ले। ये समझते हुए कि वे समय रहते भाग नहीं पाएंगे, हीरो ने छोटे लॉर्ड को धक्का दे दिया। किस्मत से इस छोटे से काम ने उन्हें विशाल गोलम के सीधे हमले से बचा लिया। करीन की आंखों में चमक आ गई जब उसे लगा कि रूडियन ने उसे बचा लिया है। लेकिन जब उसने देखा कि खतरा अभी टला नहीं है, तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। हीरो ने उस कमीने को सिर्फ इसलिए बचाया था क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी खुद की किस्मत भी खराब हो जाती। तभी इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, गोलम ने हीरो को पकड़ लिया। रूडियन को बिना किसी प्रतिरोध के हवा में उछाल दिया गया। जैसे ही वो फेंका गया, करीन और डेरेक दोनों ने उसे ऊपर देखा। दोनों दहशत में थे। उतनी ऊंचाई से गिरते हुए हीरो ने बार बार अपनी स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि अब बहुत देर हो चुकी थी। जब हीरो की आंख खुली तो वो एक बिल्कुल अनजान जगह पर था। उसे लगा कि वो बच नहीं पाया और शायद नर्क में है। लेकिन जैसे ही वो उठकर बैठा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक है। वो खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उसने सोचा कि मेरी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक पहुंच गईं और मैं बच गया। ऐसा कहने के बावजूद हीरो जानता था कि पूरी तरह से बिना किसी खरोंच के जागना नामुमकिन था। उसने चारों ओर देखा, ये सोचकर कि वो कहाँ है। उसके पैरों के नीचे का फर्श चिकने क्रिस्टल का बना लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस जगह की छत थी जो बड़े बड़े खंभों पर टिकी थी। उसे समझ आया कि ये जगह एक परफेक्ट बैरियर है जो किसी दूसरी दुनिया के माना से बनी है। जब वो उस जगह को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी कि तुम जाग गए हो। जब हीरो ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका सामना किसी भयानक चीज से हुआ। एक विशाल आंख जिसके साथ बड़े बड़े टेंटिकल्स थे, वो एक शक्तिशाली गहरी लाल एनर्जी छोड़ रही थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक पल में उसे लगा जैसे अनगिनत आंखें उसे देख रही हैं, इतना प्रेशर कि वो बेहोश हो जाए। थोड़ा शांत होने के बाद हीरो ने चौंकने के लिए माफी मांगी। विषय बदलते हुए वो टेंटिकल्स वाली आंख खुश लग रही थी, क्योंकि ये लड़का पिछले 1000 सालों में दिखने वाला पहला इंसान था। उस क्रीचर ने कहा कि मुझे लगा था केवल वही लोग यहां आ सकते हैं जिनके पास दैवीय शक्तियां हों, लेकिन लगता है आज का दिन काफी अनएक्सपेक्टेड है। हीरो चिढ़ गया। मुंह न होने के बावजूद वो राक्षस काफी शोर मचा रहा था और चिपकू था। उसने पूछा कि वो कहाँ है, तो राक्षस ने बताया कि यह वो जगह है जहां उसे सील किया गया था, एक ऐसा अवशेष जिसे अब विलुप्त हो चुकी एडोरा सिविलाइजेशन ने 3000 साल पहले बनाया था। इस सभ्यता के बारे में सोचते हुए हीरो को याद नहीं आया कि उसने मूल कहानी में इसके बारे में कुछ पढ़ा हो। उसे समझ आ गया कि उसे और जानकारी चाहिए। उसने पूछा कि तो तुम कह रहे हो कि तुम इस अवशेष में सील थे? राक्षस मुस्कुराया, हालांकि उसका मुंह नहीं था। उसने कहा कि हाँ, मुझे कोई मास्टर नहीं मिला था, इसलिए मैं अब तक सो रहा था। लेकिन जैसे ही तुम यहां आए, मेरा अहंकार जाग गया। और जानकारी पाने की कोशिश में हीरो ने पूछा कि उस काले प्राणी की असली पहचान क्या है। राक्षस ने अपनी एनर्जी छोड़ी, अपनी ताकत दिखाई और बताया कि मैं एडोरा सिविलाइजेशन द्वारा छोड़ी गई जनरल पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 7वीं पीढ़ी हूं। मेरा नाम आर्केडिया है। हीरो उलझन में था। वो प्राणी किसी दानव देवता की विरासत जैसा लग रहा था। आर्केडिया ने अपने टेंटिकल्स हीरो की तरफ किए और कहा कि वो उम्मीद करता है कि हीरो उसका मास्टर बनेगा। हीरो इस प्रस्ताव से उलझन में था, लेकिन उसे डर भी था कि अगर उसने मना किया तो क्या मुसीबत आ सकती है।
वो पूछने ही वाला था कि उस एंटिटी का मास्टर बनने से उसे क्या फायदा होगा, तभी उसके माथे पर एक टेंटिकल से वार किया गया। तुरंत उसकी आंखों के सामने एक विंडो खुल गई। ये वो खास क्षमता थी जो आर्केडिया के मास्टर की मदद कर सकती थी, एक ऐसी क्षमता जिससे आंकड़े यानी स्टैटिस्टिक्स देखे जा सकते थे। और हीरो को ये देखकर हैरानी हुई या शायद नहीं भी हुई कि उसके खुद के स्टैटिस्टिक्स बहुत ही बेकार थे। आर्केडिया ने समझाया कि हालांकि गेम्स की तरह यहाँ कोई मिशन नहीं होंगे, लेकिन ये विंडो उसे अपने विरोधियों के स्टैटिस्टिक्स देखने की अनुमति देगी। हालांकि इसमें एक शर्त थी कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर दुश्मनों का डेटा नहीं देख पाएगा। हीरो बहुत खुश था। अगर वो किसी के स्टैटिस्टिक्स नहीं देख पाता तो इसका सीधा मतलब था कि उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। यह क्षमता उसके सर्वाइवल यानी जिंदा रहने में बहुत मदद करेगी। आर्केडिया ने बताया कि जिस जगह वे हैं वहां कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं आ सकता। आमतौर पर केवल देवता ही यहां पहुंच सकते थे। इससे हीरो को जिज्ञासा हुई कि वो जरूरी योग्यताएं क्या थीं। उसकी जिज्ञासा के जवाब में आर्केडिया ने कहा कि एक घुसपैठिया होना बस यही एक योग्यता है। हीरो ने पूछा कि ऐसा क्यों है, लेकिन आर्केडिया को भी नहीं पता था। उसने उम्मीद की थी कि केवल देवता ही वहां पहुंचेंगे, लेकिन इस युवक की मौजूदगी ने उसकी सारी उम्मीदों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। क्रीचर को खुद उलझन में देखकर हीरो जानना चाहता था कि आर्केडिया को कैसे पता चला कि वो एक घुसपैठिया है। आर्केडिया ने समझाया कि उसने ये उसके शरीर के कोर के रिएक्शन से तय किया जो बाहर सील था। इसका मतलब था कि ये युवक वो अस्तित्व है जिसके पास उन टर्मिनल्स को रिकवर करने का अधिकार है जो उसके रचनाकारों ने बिखेर दिए थे। हर बार जब आर्केडिया बोलती सब कुछ और पेचीदा हो जाता। हीरो ने फिर पूछा कि ये टर्मिनल्स क्या हैं। आर्केडिया ने समझाया कि बिखरे हुए टर्मिनल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट की पिछली पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी कमांड टाइप जिसे एल डोराडो कहा जाता है, दूसरी रिसर्च पर केंद्रित एलियन, तीसरी हीलिंग पर केंद्रित यूटोपिया, चौथी ट्रांसपोर्टेशन पर केंद्रित डिलमैन, पांचवी कॉम्बैट यानी लड़ाई पर केंद्रित शंभाला और छठी पीढ़ी रेस्टोरेशन पर केंद्रित ईडन। इन 6 पीढ़ियों ने आर्केडिया के निर्माण में सहायता की थी। जब आर्केडिया हर पीढ़ी के टर्मिनल्स को रिकवर कर लेगी तो वो हर एक की विशेष क्षमताओं का उपयोग कर सकेगी, और अगर उसने उन सभी को इकट्ठा कर लिया तो बाहर सील की गई उसकी मुख्य बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। हीरो ने उम्मीद की कि अगर आर्केडिया सच बोल रही है तो वो इसका इस्तेमाल करके अपने लिए एक और बेहतर एंडिंग बना सकता है। ये जानते हुए उसने तुरंत उसे अपना मास्टर बनाने के लिए रजिस्टर करने पर सहमति दे दी। आर्केडिया के लिए ये युवक का एक समझदारी भरा फैसला था। हीरो ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो जानता था कि जल्द ही दुनिया में तबाही मचने वाली है। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प यही था कि वो अभी से तैयारी कर ले। क्रीचर ने अपनी एक आंख सिकोड़ी और धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा कि तो मेरा ख्याल रखना मास्टर। हीरो ने भी वैसा ही किया और क्रीचर को एक नया नाम दिया, तुम भी एडी। अपना नाम पाकर एडी खुश हुआ और सोचने लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले चूंकि उसका शरीर सील था, वो अभी उस लेवल पर नहीं था कि अपने मास्टर की ठीक से मदद कर सके, लेकिन अगर वे कॉम्बैट टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शंभला को प्राप्त कर लें तो वे एक देवता का भी सामना कर सकते हैं। एआई हीरो का समर्थन करने और उसे इस अपग्रेड को पाने का साहस देने के लिए उत्साहित था। ये तय करने के बाद कि उन्हें किस इंटेलिजेंस का पीछा पहले करना चाहिए, एडी ने रूडियन से पूछा कि उसका प्लान क्या होगा। हीरो अपने ग्रुप के पास लौटना चाहता था और एक बार जब वे इस संकट से बाहर निकल जाएं तो वे टर्मिनल्स को रिकवर करने के बारे में सोच सकते थे। किस्मत से एडी डंजन की अंदरूनी बनावट, जिसमें रास्ते, निकास जाल और शॉर्टकट्स शामिल थे, उन सब से अच्छी तरह वाकिफ था। एडी के अनुसार रूडियन की किस्मत में उस फ्लोर पर फंसना और सीधे परलोक जाना लिखा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी मौजूदगी को महसूस करके और जागने पर एडी ने उसे अपने बैरियर में खींच लिया, जिससे वो बच गया। ये जानकर कि वो लगभग मरने ही वाला था, हीरो डर गया, ये सोचते हुए कि क्या ये लेखक का फैसला था। जब वे शॉर्टकट से चल रहे थे, हीरो को कुछ मिला, खास तौर पर किसी का पुराना शरीर। वो व्यक्ति न केवल डंजन के गहरे हिस्सों तक पहुंचने में कामयाब रहा था, बल्कि उस जगह तक भी आ गया था। अगर वो कोई एडवेंचरर था तो शायद वो इस महाद्वीप के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक रहा होगा। एडी ने समझाया कि ये एक एडवेंचर था जिसने 10 साल पहले इस जगह पर घुसपैठ की थी। वो राक्षसों से बचते हुए आगे तो बढ़ गया था, लेकिन क्योंकि वो क्वालिफाइड यानी योग्य नहीं था, वो लंबे समय तक यहीं फंसा रहा, बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता रहा, और अंत में वो जिंदा नहीं बच सका। हीरो को ये जानकर बहुत दया आई कि किसी ने यहां तक पहुंचने के लिए इतने खतरे उठाए, लेकिन सिर्फ एक चाबी के भरोसे रहने की वजह से उसे वो नहीं मिला जो वो सबसे ज्यादा चाहता था। हीरो को उस पुराने एडवेंचर की बॉडी को टटोलते देख एडी ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। रूडियन उस आदमी द्वारा छोड़ी गई चीजें इकट्ठा कर रहा था। ये दुख की बात थी, लेकिन अब वो एडवेंचर इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वैसे भी एडवेंचरर्स के लिए ये आम बात थी कि वे उन लोगों का सामान उठा लेते थे जो मर चुके होते थे।
एडी उलझन में था, क्योंकि उसे लगा कि रूडियन जो कर रहा है वो कब्र लूटने जैसा है। लेकिन हीरो को इस क्रीचर की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसे मिली पॉकेट वॉच की क्या कीमत मिल सकती है। तभी उसे एक लॉकेट मिला जिस पर एक नाम लिखा था। हीरो को शक हुआ कि ये आदमी कोई अमीर एडवेंचर रहा होगा। लॉकेट चेक करने पर पता चला कि उस एडवेंचर का नाम एबल रेडस्टीन था। ये नाम हीरो को कुछ जाना पहचाना लगा। तभी उसे याद आया कि वो इस नाम को कहां से जानता है। अपने मास्टर के चेहरे के हाव भाव देखकर एडी को जिज्ञासा हुई। हीरो उस लॉकेट के निशान और फिर उस बॉडी को देखकर कांपने लगा। वो डर के मारे वहीं बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एबल रेडस्टाइन, यह नाम तो द क्रॉनिकल्स ऑफ द सेवन कलर्ड वर्ल्ड कहानी के असली हीरो का था। हीरो ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था। एबल रेडस्टाइन का असली नाम ली जुन वॉन्ग था, जो 19 साल का था। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के बाद उसने उस मशहूर ट्रक कुन को ढूंढा था, और सच में उसे ट्रक ने टक्कर मारी और वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां वो एक छोटे से बैरन परिवार में पैदा हुआ। उसे क्रिएटर गॉड का आशीर्वाद मिला, व्हाइट वर्ल्ड नाम का जादुई आर्टिफैक्ट मिला और गॉड ऑफ ऑर्डर की पवित्र तलवार ग्रैंडिया भी मिली। फिर उसने उन चीट्स या शक्तियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की, राक्षसों का शिकार किया, और इस तरह द क्रॉनिकल्स ऑफ द सेवन कलर्ड वर्ल्ड की कहानी शुरू हुई। उस कंकाल के सामने खड़ा हीरो सोच रहा था कि ये कैसी मुसीबत है। अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं था कि ये कंकाल कहानी वाले असली हीरो का ही है। असल में रूडियन के लिए ये थोड़ी राहत की बात थी कि उस कंकाल पर जो कपड़े थे वो उत्तर के अर्गॉन किंगडम के थे, न कि मोरियानो एम्पायर के जहां असली हीरो पैदा हुआ था। साथ ही वो कंकाल पूरी तरह से एक एडल्ट का लग रहा था, जबकि कहानी का असली हीरो अपनी छोटी हाइट को लेकर बहुत परेशान रहता था। हीरो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, जबकि एडी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हीरो के दिमाग में क्या चल रहा है। टाइमलाइन के इस पड़ाव पर जब तक कि मूल कहानी शुरू नहीं होती, एबल को एक बच्चे के रूप में सामान्य जीवन जीना चाहिए था। जो बात थोड़ी चिंताजनक थी वो ये कि ये जगह उस इलाके से ज्यादा दूर नहीं थी जहां वो रहता था। हीरो ने प्लान बनाया कि एक बार वो यहां से बाहर निकल जाए तो वो अपने पैसों से चेक करेगा कि एबल का क्या हाल है। अभी घबराने की जरूरत नहीं थी। अगर एबल से मिलने का मौका मिला तो ये आइटम्स उस असली हीरो के साथ कनेक्शन बनाने में मदद कर सकते थे। रूडियन ने उम्मीद बनाए रखी कि उसे ऐसी फालतू बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हीरो उस रास्ते पर आगे बढ़ा जो एआई ने तय किया था। उस क्रीचर ने एक होलोग्राफिक मैप दिखाया जिसकी मदद से वे उन रास्तों से बच सकते थे जहां राक्षस थे। हीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी सुविधाजनक है। तभी हीरो को लोगों का एक समूह दिखा और उन्हें देखकर वो उत्साहित हो गया। वो अपने यंग मास्टर को आवाज लगाते हुए उनकी तरफ दौड़ा। लेकिन इससे पहले कि हीरो पास पहुंच पाता, डेरेक और गार्ड्स ने करीन के सामने आकर उसे रोक दिया। वे करीन की रक्षा कर रहे थे और हीरो को धमका रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम पास आए तो हम तुम्हें मार देंगे। अपनी तरफ तनी हुई तलवारें देखकर हीरो चौंक गया। एडी ने पूछा कि क्या हो रहा है, और रूडियन ने अंदाजा लगाया कि शायद वे उसे अपनी ड्यूटी छोड़ने के लिए धमका रहे हैं, या शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने उस छोटे से मॉन्स्टर यानी एडी को देख लिया है। डेरेक ने सख्ती से अपनी तलवार हीरो की तरफ तान दी और कहा कि रूडियन जो चट्टान से गिर गया था वो इस तरह जिंदा वापस नहीं आ सकता। तुम जरूर कोई डॉपलगैंगर हो जो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हीरो को समझ आया कि गार्ड पूरी तरह गलत नहीं है। डेरेक को समझ नहीं आ रहा था कि रूडियन बिना किसी चोट के कैसे प्रकट हो सकता है जब तक कि वो कोई कॉपी ना हो। जवाब न सूझने पर हीरो ने तुरंत एक कहानी बना दी। उसने कहा कि जब मैं पहले गिरा था तो मैं दीवारों पर उगी कुछ टहनियों को पकड़ने में कामयाब हो गया, और किस्मत से वहां नीचे एक गुफा जैसा छेद था। लगता है किसी एक्सप्लोरर ने इसे इमरजेंसी के लिए बनाया था, और उसकी वजह से मैं बच गया। मैं लकी था कि मुझे कोई राक्षस नहीं मिला और मैं वापस आ गया। डेरेक ने कहानी पर विश्वास नहीं किया। उसने अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास कर दी और कहा, तुम्हारे पास साबित करने के लिए 10 सेकंड है कि तुम रूडियन हो, वरना तुम मरे। तलवार की नोक पर हीरो को जल्दी सोचना पड़ा। तभी उसे कुछ याद आया। उसने कहा, सिंथिया, पिछली बार में तुम बारटेंडर के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मिस सिंथिया यानी तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पकड़ लिया था, और जब उन्होंने कहा कि वो अपने मायके जा रही हैं तो तुमने हताश होकर उनकी कमर पकड़ ली थी। और डेरेक ने जल्दी से हीरो का मुंह बंद कर दिया, घबराकर अपने अधीनस्थों यानी बाकी नाइट्स की तरफ देखा जो हैरानी और गुस्से से देख रहे थे। जब डेरेक दूसरों को सफाई देने की कोशिश कर रहा था, हीरो ने देखा कि उसने तलवार नीचे कर ली है। बाद में कैप्टन शायद उसे पीट दे, लेकिन अभी के लिए वो सेफ था। खुशी से चमकते हुए करीन हीरो के पास आया और पूछा कि उसे इतनी देर क्यों लगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बिना बोर हो रहा था। चलो
तुम बहुत सुस्त हो। यंग मास्टर को इतनी सहजता और आत्मविश्वास से व्यवहार करते देख डेरेक ने उसे वार्न करने की कोशिश की, भले ही रूडियन का रूप अजीब लग रहा हो। लेकिन करीन ने बस इतना जवाब दिया कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो कैप्टन के फैसले पर भरोसा करेगा। अभी के लिए उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने पर ध्यान देने की जरूरत थी, जो करीब ही थी। वे अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकते थे। डेरेक के सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देने के साथ हीरो को तसल्ली हुई कि कम से कम अभी के लिए वो ठीक रहेगा। जब वे साथ चल रहे थे, एडी ने देखा कि उसके प्रति दुश्मनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वे डंजन के सबसे गहरे हिस्से के करीब थे और अब तक किसी ने एडी को नोटिस नहीं किया था। अपने मास्टर के शक को देखते हुए एआई ने समझाया कि इस दुनिया के इंसान उसे तब तक नहीं देख सकते जब तक कि वो खुद को प्रकट करने का फैसला न करे। हीरो ने पूछा कि फिर वो उसे कैसे देख सकता है। एडी ने समझाया कि एक घुसपैठिया और उसका मास्टर होने के नाते वो एक अपवाद है। घुसपैठिया, ये देखते हुए कि उसे अभी अभी खोजा गया है, शायद ये कोई फायदे की बात नहीं थी। इसका मतलब था कि शायद उसके जैसे और भी लोग होंगे जो इस दुनिया में गिरे हैं। जब हीरो विचार कर रहा था, नाइट्स का समूह एक कमरे में पहुंचा जहां से एक बहुत ताकतवर डार्क एनर्जी निकल रही थी। वो प्राणी जिससे ये ऊर्जा निकल रही थी, उसने दोनों हाथों से एक सुनहरी तलवार पकड़ रखी थी। माथे से निकले सींगों के साथ वो डीमन एक शैतानी मुस्कान बिखेर रहा था और पवित्र तलवार लहरा रहा था। सिंहासन पर बैठकर वो एक करप्टेड नाइट के अहंकार के साथ डिमोनिक एनर्जी छोड़ रहा था। करीन का ध्यान तुरंत तलवार पर गया। ये महसूस करते हुए कि ड्यूक की जानकारी सही थी और रिपोर्ट की डिटेल्स याद करते हुए उसने पहचान लिया कि वो शूरवीर सर समीर डर्न था, वही जिसने 50 साल पहले ड्यूक के परिवार को धोखा दिया था। अनचाहे मेहमानों को देखकर वो नाइट उत्सुकता से खड़ा हो गया। उसने कहा कि कितनी निराशा की बात है। तुम डालियन परिवार के शूरवीर नहीं हो, तो मेरे सामने सरेंडर कर दो। डेरेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार उस डीमन नाइट की तरफ तान दी। उसने पूछा कि तुमने ड्यूक के परिवार को धोखा क्यों दिया और पवित्र तलवार क्यों चुराई? क्या तुमने इसके लिए अपनी शिवलरी को त्याग दिया? गद्दारी के आरोप सुनकर उस नाइट ने गुस्से में अपनी डार्क एनर्जी छोड़ी और कहा कि तुम जैसे बेवकूफों के लिए जो ये भी नहीं जानते कि उनकी अपनी नींव सड़ रही है, जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। अपना हाथ बढ़ाते हुए समीर डर्न ने एक शक्तिशाली सड़ी हुई ऊर्जा छोड़ी और जमीन से स्केलेटल ज़ॉम्बीज उठ खड़े हुए। डेरेक ने स्थिति पर कंट्रोल रखने और भगदड़ को रोकने की कोशिश की। उसने टुकड़ियों को ऑर्डर दिया कि छोटे राक्षसों को रोकें। अपनी तलवार सीधे समीर की तरफ करते हुए डेरेक ने पहली टुकड़ी को बुलाया। मेरे साथ आओ, हम इस गद्दार से निपटेंगे। गुस्से और हिम्मत के साथ डेरेक अपने आदमियों के साथ उस लड़ाई में कूद पड़ा जहां सब कुछ दांव पर लगा था। नाइट्स और कंकालों के बीच की लड़ाई बहुत भयानक थी। दूसरी तरफ हीरो एडी के साथ खड़ा होकर लड़ाई देख रहा था। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वो नाइट अभी तक गिरा नहीं था और इसके बजाय वो पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान लग रहा था। उस नाइट को हाथ पर जो घाव लगा था वो रीजेनरेट हो रहा था और वो मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था। क्या तुम में बस इतनी ही ताकत है? डेरेक ने पसीना पोंछते हुए अपने दांत भींचे। दुश्मन की वाइटैलिटी इतनी ज्यादा थी कि लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं लग रही थी। नाइट्स ने डेरेक को चेतावनी दी कि कंकाल भी रिजेनरेट हो रहे हैं। इसी तरह चलता रहा तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी और कंकाल उन पर हावी हो जाएंगे। बिना कुछ किए करीन नाइट्स का हौसला बढ़ा रहा था। डटे रहो नाइट्स, पीछे मत हटना। हीरो ने एडी से उसकी राय पूछी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानना था कि कोई बाहरी ताकत काम कर रही है। उसने कहा, मास्टर, आपको भी ये दिखना चाहिए। उन आंखों का इस्तेमाल करें। एडी की बात सुनकर हीरो समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने तुरंत अपनी आंखें उस डीमन नाइट पर फोकस की। उसकी आंखें चमकने लगीं और एक स्टेटस विंडो उसके सामने खुल गई। नाइट समीर डर्न के पास विशेष लक्षण थे। वर्तमान में डंजन कोर से जुड़े होने के कारण उसे अमरता और इन्फिनिट माना मिला हुआ था। हीरो ने उस कनेक्शन को खोजने की कोशिश की जो नाइट का कोर से था। उसने कोर को ढूंढा और उसे कुछ मिला। उसे हॉल के अंत में एक कमरे में एक लाल क्रिस्टल दिखाई दिया। एडी ने भी उस पत्थर को देखा और विश्लेषण किया कि यह एक ब्लड मैजिक स्टोन है, जो एक फर्स्ट क्लास जादुई पत्थर है जिसे आमतौर पर डंजन कोर के रूप में या लिच में माना स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एआई को पता था कि यह डंजन एक 500 साल पुराने वॉरलॉक का वर्क प्लेस था। इस क्षेत्र में माना की मात्रा को देखते हुए बिना किसी खास उपाय के यह ग्रुप अपनी मौजूदा ताकत के साथ जल्द ही मारा जाएगा। हीरो ने पूछा कि क्या वो कोर के साथ कुछ कर सकता है। एडी ने खुलासा किया कि ब्लड माना स्टोन इतना सख्त नहीं था। समस्या ये थी कि रूडियन उस तक पहुंचेगा कैसे। नाइट्स और कंकालों के बीच की लड़ाई अब पागलपन की हद तक बढ़ रही थी। लड़ाई की इंटेंसिटी हर पल बढ़ती जा रही थी और साथ ही नाइट द्वारा बनाए गए राक्षसों की संख्या भी।
एडी ने चेतावनी दी कि अगर उसने माना स्टोन तक पहुंचने की कोशिश की तो नाइट उसे नोटिस कर लेगा और उसकी मौजूदा फिजिकल एबिलिटीज को देखते हुए बचने की संभावना 10% से भी कम थी। नाइट्स के एक और ग्रुप को डरे हुए और लड़ते हुए न देख हीरो को एक आइडिया आया। आत्मविश्वास से अपनी मुट्ठी भींचते हुए रूडियन ने पूछा कि क्या इसके अलावा कोई और मौका है। एक नाइट कैप्टन डेरेक के पास आया और सुझाव दिया कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर राक्षसों ने यंग लॉर्ड को निशाना बनाया तो वे उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। डेरेक ने दांत भींचे। वो जानता था कि यही सही ऑप्शन है, लेकिन वो ये भी जानता था कि करीन चुपचाप पीछे हटने का ऑर्डर स्वीकार नहीं करेगा। करीन खुद टीम का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि वे उसके लिए लड़ें। थोड़ी हताशा भरी नजरों से डेरेक ने सोचा कि कुछ तो होगा जो वे कर सकते हैं। तभी हीरो ने अपना दांव खेला। सर डेरेक, दीवार में जड़े उस रत्न को देखिए। क्या वो बहुत ज्यादा संदिग्ध नहीं लग रहा? डेरेक ने उस जगह देखा जहां हीरो इशारा कर रहा था। उसने तुरंत ब्लड मैजिक स्टोन को पहचान लिया और खुद को कोसा कि उसने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। डेरेक ने तुरंत 2 नाइट्स आर्नोल्ड और क्रिस को बुलाया और उनसे कोर को नष्ट करने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन कंकालों के दबाव में वे दोनों कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कैप्टन, पहले कंकालों की संख्या कम थी, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ गई है और उनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। डेरेक परेशान था क्योंकि उन्हें मिशन पूरा करना ही था। अगर दुश्मनों की संख्या बढ़ती रही तो भले ही वे पीछे हटने की कोशिश करें, उन्हें हराए बिना ये ग्रुप का अंत होगा। एआई ने हीरो से पूछा, जो एक बैग खंगाल रहा था, कि उसने ब्लडस्टोन का जिक्र क्यों किया। हीरो ने समझाया कि अब जब दुश्मनों को पता चल गया है कि वे डंजन कोर को निशाना बना रहे हैं तो उनका ध्यान केवल एक ही जगह पर केंद्रित होगा। एडी नहीं चाहता था कि उसका मास्टर इतना बड़ा जोखिम उठाए, लेकिन हीरो जानता था कि सबमें से उसके सफल होने के चांस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि भले ही वो माना का उपयोग नहीं कर सकता, कम से कम उसके पास कुछ औजार थे, जैसे कि वो बड़ा हथौड़ा जो उसे बैग में मिला था। एडी के साथ हीरो हथौड़ा लेकर खंभों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ा। अगर वो पकड़ा गया तो वो जानता था कि ये उसका अंत होगा। इस बीच डेरेक ने आर्नोल्ड और क्रिस को मिशन पूरा करने के लिए बुलाने की कोशिश की। हालांकि वो नाइट समीर डर्न उन्हें अपनी मनमर्जी करने नहीं देने वाला था। पवित्र तलवार हाथ में लेकर उस डेमन नाइट ने एक बड़ी सी रोशनी की किरण के साथ नाइट्स पर हमला कर दिया। उस हमले को देखकर हीरो की रूह कांप गई। वो एनर्जी ब्लास्ट पूरे हॉल को चीरता हुआ निकला, फर्श को तबाह करता हुआ आर्नोल्ड और क्रिस की तरफ बढ़ा और दीवार से टकराकर फट गया। यहां तक कि वो घमंडी यंग लॉर्ड भी ये देखकर दंग रह गया। ये एक ऑरा वेव थी, एक ऐसा हमला जो सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर लेवल के योद्धा ही कर सकते थे। इस तरह के हमले का सामना करते हुए करीन हिम्मत हार गया। वो चिल्लाने लगा कि चलो भागते हैं, पीछे हटो, पीछे हटो। लेकिन यंग लॉर्ड की रक्षा करने वाले गार्ड्स ने दिखाया कि रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। कई कंकालों ने उनका बाहर निकलने का रास्ता रोक रखा था। डेरेक ने सभी नाइट्स में जोश भरने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खड़े हो जाओ। वो आदमी शायद इस तकनीक का इस्तेमाल 2 बार नहीं कर सकता। डेरेक की बातों के बावजूद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी टीम के ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। वो सोचने लगा कि क्या यही अंत है, लेकिन शेर जैसा दिल रखने वाले डेरेक विनहाउजन ने इस तरह मरने से इनकार कर दिया। भले ही उसकी जान चली जाए, उसका फर्ज था कि वो अपने यंग मास्टर को वहां से सुरक्षित बाहर निकाले। जब वो डीमन नाइट का सामना करने वाला था, डेरेक ने महसूस किया कि समीर कहीं और देख रहा है। उसने भी उसी दिशा में देखा जहां नाइट देख रहा था, ये सोचकर कि आखिर किस चीज ने उसका ध्यान भटकाया। ठंडे पसीने में भीगा हुआ और बिना कुछ बोले हीरो पकड़ा गया था। वो चुपके से उस माना स्टोन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये महसूस करते हुए कि वो पकड़ा गया है, हीरो ने सोचा कि यहां तक आने का क्या फायदा हुआ अगर अब मरना ही है। समीर डर्न उस लड़के को छिपते हुए देखकर आग बबूला हो गया। एक पल में वो डार्क एनर्जी में लिपटी पवित्र तलवार लेकर हीरो की तरफ दौड़ा। हीरो ने अपने हथौड़े के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन किसी चमत्कार की तरह उसे नाइट डेरेक ने बचा लिया। डेरेक हीरो की मदद सिर्फ एक वजह से कर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि जाओ रूडियन, उस कोर को तोड़ दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें उस बात के लिए माफ कर दूंगा जो तुमने पहले मुझे बेवकूफ बनाया था। हीरो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा, उस ब्लड मैजिक स्टोन की तरफ दौड़ते हुए। हथौड़ा उठाते हुए वो तेजी से करीब पहुंचा। वो चाहता था कि कम से कम एक बार उस पत्थर पर लगे और उसे नष्ट कर दे, लेकिन जैसे ही वो कोर के करीब पहुंचा, उसे एक शक्तिशाली और दुष्ट ऊर्जा ने रोक दिया। साथ ही एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कौन सा कीड़ा है जो मेरे दिल को छूने की जुर्रत कर रहा है? मैं अंधकार की महान स्वामिनी कसली रिकमन अपने दिल में लालच के पाप के लिए तुम्हारी जान लेकर प्रायश्चित करूंगी। वो ब्लड मैजिक स्टोन सिर्फ एक डंजन कोर नहीं था। कसली रिकमन
वो लिच लॉर्ड जो कहानी के शुरुआती हिस्से में दिखाई दी थी, तबाही मचाने वाली एक ऐसी जादूगरनी जो एक ही मंत्र से लाल ड्रैगन को भी हरा सकती थी। वो एक नेशन डिस्ट्रॉयर यानी राष्ट्रों को खत्म करने वाली थी। अब ब्लडस्टोन के अंदर से आवाज आई और डार्क एनर्जी इकट्ठा होने लगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें मरते वक्त दर्द न हो। हीरो को समझ आ गया कि कास्ली कोई ऐसा मंत्र पढ़ने वाली है जो उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए वो आगे बढ़ा और अपना हथौड़ा मैजिक स्टोन पर फेंक दिया। लेकिन हीरो समय रहते आगे नहीं बढ़ पाया, जिससे कास्ली रिकमैन को अपना मंत्र पूरा करने का मौका मिल गया। रूडियन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ नहीं हुआ। इसी तरह माना स्टोन के अंदर बैठी वो महान जादूगरनी भी उलझन में थी। वे दोनों एक दूसरे को शर्मिंदगी से घूरने लगे। पागलों की तरह हंसते हुए कास्ली ने पूछा कि उसका एब्सोल्यूट मैजिक काम क्यों नहीं किया, लेकिन इसका जवाब रूडियन के पास नहीं था। तभी कास्ली को शक हुआ कि उसके सामने खड़ा ये युवक किसी डिवाइन रेस का है। उलझन में हीरो ने अपने हाथ को देखा, ये पक्का करते हुए कि वो अभी भी जिंदा है। तुरंत कास्ली ने एक नई एबिलिटी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर यह काम नहीं किया। वो सोचने लगी कि शायद इस लड़के पर किसी देवता का सुरक्षा कवच है या वो सच में किसी दिव्य जाति से है। एक पल के लिए सोचते हुए हीरो ने अपने एआई यानी एडी से पूछा कि क्या उसने कुछ किया है। एआई ने थम्स अप के साथ एक स्माइल दिखाई और कहा कि इस क्रीचर ने तुम पर इतने लो लेवल का श्राप डालने की जरूरत की, इसलिए मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मेरी फंक्शन सीमित होने के बावजूद मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। हीरो को यकीन नहीं हो रहा था। वो मान नहीं पा रहा था कि एक 9वें लेवल का इंस्टेंट स्पेल जो लो लेवल माना जा रहा है। ये देखकर कि एडी ने कास्ली रिकमैन की सबसे बड़ी तकनीक को कैसे बेकार कर दिया, हीरो सोचने लगा कि जब ये एआई पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो कितना शक्तिशाली होगा। गुस्से में कास्ली ने भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम वहीं रुको जहां हो, मैं अभी एक डायमेंशनल गेट खोलकर तुम्हारे पास आ रही हूं। हीरो को याद आया कि कास्ली ने खुद कहा था कि ब्लड मैजिक स्टोन उसका दिल है और दिल ही एक अमर लिच की एकमात्र कमजोरी होती है। हीरो ने एक शैतानी मुस्कान के साथ लिच को जवाब दिया, मैं क्यों रुकूं? मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस कास्ली जानती हैं कि मास्टर और सर्वेंट का रिश्ता कैसे काम करता है। हीरो एडी की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने कहा था कि मैजिक स्टोन काफी कमजोर है ना? इससे पहले कि हीरो क्रिस्टल को नष्ट कर पाता, कास्ली ने हताश होकर उसके साथ सौदा करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। हीरो ने एक पल सोचा और कहा, मुझे क्या चाहिए? तुम्हारी जान। कास्ली घबरा गई। उसने भीख मांगी कि कुछ और मांग लो, खजाने या जादुई ज्ञान जो उसने सदियों में जमा किया है। हथौड़े के हैंडल को कसकर पकड़ते हुए हीरो ने कहा कि उसे उन चीजों की जरूरत नहीं है। हताश होकर कास्ली ने समीर को उसे बचाने के लिए पुकारा, लेकिन हीरो उसे नष्ट करने के लिए तैयार था इससे पहले कि समीर उस पर हमला कर सके। आखिरकार हीरो ने अपना हथौड़ा चलाया और चिल्लाया, कास्ली रिकमैन अब रोशनी बन जाओ। क्रिस्टल पर चोट लगते देख कास्ली हताश हो गई। उसकी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं के साथ ब्लड मैजिक स्टोन हथौड़े के भारी प्रभाव से चकनाचूर हो गया। गार्ड्स को राहत मिली कि रूडियन क्रिस्टल को नष्ट करने में कामयाब हो गया। उसी समय समीर अपना नियंत्रण खोने लगा और हताश होकर चिल्लाने लगा और फिर वो डीमन नाइट जमीन पर गिरने लगा। इस बीच टूटे हुए ब्लड माना स्टोन के अंदर फंसी ऊर्जा बिखरने के बजाय हीरो के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। हीरो के लिए एक नोटिफिकेशन आया कि आपने हाई ग्रेड ब्लड माना स्टोन का एसेंस प्राप्त कर लिया है। आपकी शारीरिक क्षमताएं काफी बढ़ गई हैं। आपको 20 माना पॉइंट्स मिले। हीरो माना पॉइंट्स पाकर हैरान था। वो पॉइंट्स जो अब तक 0 पर थे। उसकी कॉम्बैट पावर 400 पॉइंट्स से ज्यादा हो गई, जिससे उसे अपनी नसों में ताकत बहती हुई महसूस हुई। जिन गलत फहमियों को उसने सहा था उसकी वजह अब साफ हो गई थी। हालांकि वो खुश था, लेकिन हीरो सोच रहा था कि क्या 500 पॉइंट्स वाले माना स्टोन के लिए सिर्फ 20 माना पॉइंट्स बहुत कम नहीं है। हीरो के शरीर को देखते हुए एडी ने पुष्टि की कि एब्जॉर्प्शन बहुत धीमा था। उसने हीरो को बताया कि उसने ब्लड माना स्टोन के नेगेटिव डायमेंशन से माना को फिल्टर किया था, इससे पहले कि हीरो उसे सोखता, और एब्जॉर्प्शन रेट केवल 8% था। हीरो ने पूछा कि एडी को इस ऊर्जा को फिल्टर करने की जरूरत क्यों पड़ी। तब एआई ने खुलासा किया कि ये ऊर्जा खुद माना नहीं थी, बल्कि डिमोनिक एनर्जी थी। अगर उसने ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से सोख लिया होता तो उसे भारी मात्रा में माना मिलता, लेकिन सिर्फ ताकतवर बनने के लिए दानव बन जाना सही नहीं था। हीरो को एहसास हुआ कि वो बच गया। वो लगभग सब गड़बड़ करने ही वाला था। ठीक उस माना स्टोन की तरह उसका सिर भी फट सकता था। उसी पल डेरेक और बाकी सैनिक अपनी तलवारें हाथ में लिए रूडियन की तरफ बढ़े। हीरो को लगा कि उस ऊर्जा को सोखना अजीब लग सकता है, लेकिन नाइट्स ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय डेरेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
डेरेक और बाकी लोगों ने उसे घेर लिया और धन्यवाद दिया। तुमने मुझे बचा लिया रूडियन, बहुत अच्छा काम किया। एडी की फिल्टरिंग की बदौलत नाइट्स ने ये नोटिस भी नहीं किया कि उसने उस ऊर्जा को सोख लिया है। कुछ समय बाद वे महल लौट आए जहां लॉर्ड जोर जोर से हंस रहे थे, अपने बेटे करीन की तारीफ कर रहे थे। मेरे बेटे, तुम्हारे पिता को पता था कि तुम सफल होगे। अब कोई भी तुम्हारी क्षमताओं पर शक नहीं करेगा। तुम इस इसकर परिवार का भविष्य हो। अपने पिता की तारीफ सुनकर करीन का चेहरा चमक उठा। उसने कहा कि मेरे कौशल के साथ ये तो होना ही था। लॉर्ड काफी उत्साहित थे। जब तुम मेरी जगह लोगे तो हमारे परिवार की नींव यकीनन बहुत मजबूत होगी। ये नज़ारा देखकर हीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक प्राचीन काउंट परिवार के इतनी तेजी से पतन का गवाह बन रहा है। लॉर्ड ने पुष्टि की कि मिशन की लूट भी बहुत शानदार रही। गाड़ियों की कतार अंतहीन लग रही थी, जो परिवार की संपत्ति में एक बड़ा योगदान था। अपने बेटे के गालों को सहलाते हुए लॉर्ड रिकार्ड ने कहा कि एक हफ्ते में ड्यूक का परिवार पवित्र तलवार वापस लेने के लिए किसी को भेजेगा। भले ही ड्यूक खुद ना आए, वे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए रिकार्ड ने अपने बेटे से कहा कि जो भी परिवार से मिलने आए उस पर अपनी धाक जमाना। रिकार्ड उत्साहित थे क्योंकि इस अभियान की सफलता के साथ उनके बेटे का नाम पूरे साम्राज्य में फैल जाएगा। न केवल वे बल्कि ड्यूक डालियन का परिवार भी इसमें शामिल था, इसलिए अब सिर्फ अच्छा ही होगा। हीरो जानता था कि अगर उन्हें पता चल गया कि कास्ली रिकमंड डंजन की मास्टर थी तो करीन एक मशहूर नाइट बन जाएगा। हालांकि ये बताना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मौजूदा स्थिति पहले से ही काफी कठिन थी और अगर कोई बड़ा सम्मान शामिल हो गया तो बाद में परिणामों से निपटना और भी जटिल होगा। हीरो को याद आया कि उसे अभी के लिए करीन का असिस्टेंट बने रहना है, इसलिए स्थिति को वैसा ही रखना काफी था। लॉर्ड रिकार्ड को भरोसा था कि अब वे अपने बेटे को बिना किसी समस्या के सामाजिक दायरों में भेज सकते हैं। आखिरकार उन्होंने रूडियन की मौजूदगी पर ध्यान दिया, जो अपना नाम सुनकर घुटनों पर बैठ गया। रिकार्ड ने बताया कि डेरेक और नाइट्स ने उसकी बहुत तारीफ की है। तुरंत हीरो ने जवाब दिया कि उसने केवल वही किया जो यंग लॉर्ड के असिस्टेंट से अपेक्षित था। लेकिन रिकार्ड ने सिर्फ इतना स्वीकार नहीं किया। नहीं, जब डीमन नाइट नहीं देख रहा था तब हमला करने का काम। बहुत से लोग कांप रहे होते, हिल भी नहीं पाते। ये दिखाता है कि तुम करीन के असिस्टेंट बने रहने के योग्य हो। मैं इस बात के लिए तुम पर भरोसा करता हूं। हालांकि उसने जो चाहा था वो हासिल कर लिया था, लेकिन हीरो के चेहरे पर हताशा थी क्योंकि वो सोच रहा था कि वो इस दुस्वप्न से कब भाग सकेगा। लेकिन उसका चेहरा खुशी से खिल उठा जब उसे गहनों से भरा एक बैग मिला। करीन की जय हो, उसे 10 साल की सैलरी और 10 दिन की छुट्टी के बराबर बोनस मिला था। भागने की बात तो भूल ही जाओ, हीरो अब इस नौकरी को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। एडी ने कमेंट किया कि रूडियन पैसे रखते हुए बहुत खुश लग रहा है। हीरो ने माना कि अमीर होना अच्छा है। एडी ने सोचा कि जो वो दे सकता है वो ज्यादा उपयोगी होगा, लेकिन रूडियन के लिए जो एडी दे रहा था वो अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हीरो को याद आया कि एडी ने कहा था कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है उसमें जादुई शक्ति है। अगर वे ऐसे पैसे को कैश कराने की कोशिश करते तो जादुई टॉवर अगले ही दिन उनके पीछे पड़ जाता। एडी हीरो से सहमत था। उसने अफसोस जताया कि वे सब कुछ तुरंत रिकवर नहीं कर सकते। अफसोस के बावजूद हीरो को जो सचमुच कीमती चीजें चाहिए थीं वो मिल चुकी थीं, इसलिए ये ठीक था। एक जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी स्पेलबुक और उसकी रिसर्च के नतीजे होते हैं, जिसमें उसकी जिंदगी भर की मेहनत होती है। हीरो को रिचमंड स्कूल से एक ग्रिमवार यानी जादुई किताब मिली थी, एक ऐसा स्कूल जो कभी महाद्वीप के 3 सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक था। केवल कुछ किताबें बेचने से ही उसे इतना पैसा मिल सकता था कि वो कई महल खरीद सके। हीरो का मानना था कि उन्हें अभी फंड्स की जरूरत है, इसलिए भले ही वे अभी किताबों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बाद में वे निश्चित रूप से मददगार होंगी। हीरो को अब जो एकमात्र समस्या दिख रही थी वो ये पता लगाना था कि जिस नाइट ने डेलाइट चुराई थी वो कास्ली का नाइट कैसे बन गया। ये हिस्सा मूल कहानी में नहीं था, इसलिए इसका पता लगाना मुश्किल था। डेलाइट को हीरो के साथ ही पवित्र तलवार सेंट क्रॉय द्वारा डिलीवर किया जाना था जब वो अपने परिवार के घर से वापस लौटता। हालांकि क्रॉय ने डेलाइट कैसे प्राप्त की, इसकी डिटेल्स कभी नहीं बताई गईं। चूंकि कहानी सेलेस्टियल डीमन वॉर आर्क के दौरान हो रही थी, इसलिए लेखक ने शायद केवल कुछ डिटेल सोची होंगी और बाकी काट दी होंगी। समीर के शब्दों को याद करते हुए हीरो को नहीं लगा कि वो सिर्फ एक लालची आदमी था जो तलवार चुराने में कामयाब रहा। इस बात की बहुत संभावना थी कि इस नाइट का डिमोनिक रेस के साथ गहरा संबंध था। हीरो को एहसास हुआ कि उसके पहले दुश्मन डीमंस होंगे और वे शायद टर्मिनल्स को रिकवर करने में उसके सबसे बड़े बाधक होंगे। अपने टर्मिनल्स के बारे में सुनकर एडी ने अपने टेंटिकल्स को मजबूत किया और कहा तो स्वाभाविक रूप से हम उन्हें हरा देंगे। हीरो ने पुष्टि की कि वे यही करेंगे, क्योंकि रास्ते से कास्ली को हटाने के बाद डीमंस हरकत में आ जाएंगे। कास्ली शायद पड़ोसी राज्य रोहंस में कोर्ट मेज के रूप में छिपी हुई थी।
उसके जैसे किसी व्यक्ति के अचानक गायब होने से डीमंस और रोहान्स दोनों ही एक्शन लेना शुरू कर देंगे। भविष्य की घटनाओं को देखते हुए हीरो ने फैसला किया कि उसे डिमोनिक सॉर्ड यानी शैतानी तलवार अपने हाथ में लेनी ही होगी। एआई उलझन में था क्योंकि उसे लगा कि डीमंस यानी राक्षसों से निपटने के लिए एक पवित्र तलवार बेहतर होगी। हीरो ने समझाया कि पवित्र तलवारें पाना बहुत मुश्किल है और अपनी पवित्रता की वजह से वे डीमंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए परफेक्ट होती हैं। भले ही उनके पास डेलाइट तलवार हो, फिर भी रूडियन अकेले मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा, चाहे वो 10 बार कोशिश कर ले। इसके अलावा संयोग से सबसे बेहतरीन डिमोनिक सॉर्ड्स में से एक इस्कार के इलाके में ही थी। एडी को सरप्राइज हुआ, लेकिन हीरो ने समझाया कि अगर वे ऐसी तलवार हासिल कर लेते हैं तो भविष्य के मिशन बहुत आसान हो जाएंगे। वो जिस तलवार को हासिल करना चाहता था उसका नाम था डिमोनिक सॉर्ड डियाब्लो। सूरज की रोशनी बॉन नाम के एक बड़े गांव पर पड़ रही थी। लगभग 500 निवासियों वाला ये गांव इस्कार के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण था। इस गांव में इसका मुखिया मार्को रूडियन से मदद की गुहार लगा रहा था। अपनी छुट्टियों में आते ही किसी के द्वारा परेशान किए जाने से हीरो का गुस्सा भड़क गया। डियाब्लो को हासिल करने की कोशिश करने से पहले हीरो अपने होमटाउन में आराम करना चाहता था। जब पिछली रात मार्को उसकी तरफ दौड़ा था तो उसे लगा कि कुछ गंभीर हो गया है, खासकर गांव के मुखिया को इतनी बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर। मार्को टैक्स कलेक्टर द्वारा भेजे गए ढेरों पत्रों को लेकर चिंतित था जो अगले हफ्ते आने वाला था। उसने पर्याप्त टैक्स इकट्ठा नहीं किया था और उसके पास व्यवस्थित करने के लिए कागजों का एक ढेर लगा हुआ था। मार्को रोते हुए हीरो से मदद की भीख मांग रहा था। अगर उसने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा और कई तरह की सजा का सामना करना पड़ेगा। उसे भरोसा था कि रूडियन की मदद से सब कुछ जल्दी हल हो जाएगा। हीरो ने आह भरी उस बूढ़े आदमी को याद दिलाया कि उसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि अपना काम करना सीख ले या काम संभालने के लिए किसी मुंशी को रख ले। हालांकि मार्को ने हीरो के सुझाए गए समाधानों का पालन न करने के बहाने बनाना जारी रखा, जिससे हीरो को गुस्सा आ गया। आह भरते हुए हीरो ने गांव के मुखिया की मदद करने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ इस बार। मार्को के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए और उसने गांव के इस खजाने को बहुत धन्यवाद दिया। हीरो गांव में आराम करने आया था, लेकिन और भी ज्यादा काम करने से उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो गई। रूडियन को काम पर छोड़कर मुखिया रात के खाने के लिए कुछ मांस लाने बाहर चला गया। भले ही ये थका देने वाला था, हीरो ने बिना किसी शिकायत के मदद की। जब वो इस दुनिया में खाली हाथ आया था तो इसी गांव के मुखिया ने उसे जिंदा रहने में मदद की थी। भले ही वो काम कर रहा था जब उसे आराम करना चाहिए था, फिर भी हीरो को थकान महसूस नहीं हुई। कहा जाता था कि अत्यधिक शारीरिक शक्ति और अच्छे माना रिजर्व वाले शूरवीर 1 हफ्ते तक लड़ने के बाद भी नहीं थकते। यह माना का प्रभाव था। बाद में हीरो ने सारा कागजी काम पूरा कर दिया और मार्को का मसीहा बन गया। हीरो को गर्व था। उसने ये काम 2 साल तक किया था और इसकी बदौलत अब वो इसे अपनी आंखें बंद करके भी कर सकता था। विषय बदलते हुए मार्को ने रूडियन से कहा कि अगले दिन जब सूरज उगेगा तो वो रेबेका से मिलने जाए। उस महिला का नाम सुनते ही हीरो डर गया और पूछा कि उसे उससे मिलने क्यों जाना चाहिए। रूडियन को इतना शौक लगा देख मार्को उलझन में था। उसने कहा कि रेबेका उसकी अनुपस्थिति में उसके घर की देखभाल कर रही थी, इसलिए उसे धन्यवाद देना शिष्टाचार होगा। उस महिला के डर से कांपते हुए हीरो ने मार्को को बताया कि उसने उससे अपने लिए कुछ भी करने को नहीं कहा था। मार्को अभी भी उलझन में था क्योंकि रेबेका ने खुद कहा था कि उसे रूडियन के वापस आने तक उसके घर की देखभाल करनी है। गांव के मुखिया ने इनकार में सिर हिलाया। उसे याद आया कि उसकी वजह से गांव के 3 लोगों को प्यार की बीमारी लग गई थी। फिर भी वो अपने मालिक के इंतजार में खाली घर की देखभाल करती रही। हताश होकर हीरो चिल्लाने लगा और जल्दी से खुद को छिपाने लगा। तभी उसने मार्को के घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। एक डार्क ऑरा वाली महिला ने तुरंत हीरो को देख लिया। उसके ऑरा के विपरीत उसकी नजरों में उसे देखकर बेहिसाब खुशी थी। रूडियन, तुम छुट्टियों पर हो, है ना? गांव के कपड़ों में सजी वो युवती जिसके बाल नारंगी रंग के थे, अपनी मुस्कान के साथ और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। हालांकि हीरो सिर्फ इस लड़की से भागने के बारे में सोच रहा था। गांव के मुखिया ने उसकी मदद करने की कोशिश की। रेबेका को याद दिलाया कि रूडियन थका हुआ है, लेकिन एक शरारती लुक के साथ उसने अगले दिन तक जाने से इनकार कर दिया। हीरो के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था जब उसने उस महिला को पास आते देखा, लेकिन मुखिया कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही रेबेका रूडियन के करीब आई उसने मुंह फुला लिया। तुम्हें ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है जब हम इतने दिनों बाद मिले हैं। रेबेका, उसका पूरा नाम रेबेका फॉन ब्लडरा था। वो एक छोटे से गांव की तुलना में बड़े शहरों के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। उसकी खूबसूरती ऐसी छोटी जगह के लिए बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा उसे अक्सर कई प्रेम प्रस्ताव मिलते रहते थे। अफवाहें थीं कि रईसों की भी उस पर नजर थी।
अगर गांव के मुखिया का संरक्षण न होता तो अब तक उसके साथ कुछ हो चुका होता। आमतौर पर एक आदमी जो इतनी सुंदर महिला को ठुकरा दे उसे बेवकूफ कहा जाएगा, लेकिन हीरो ने इस महिला के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। असल में उसने गांव छोड़कर करीन का कर्मचारी बनने का फैसला सिर्फ रेबेका से बचने के लिए ही किया था। अंधकार के जीवों को खाने वाली जो उनकी ऊर्जा सोख लेती थी वो थी डायन रेबेका। वो 7 कलर्स के यूनिवर्स की एक हीरोइन थी और नायक के ग्रुप की मुख्य कैरेक्टर थी। वो एक ऑब्सेसिव यानी जुनूनी हीरोइन थी जो अपने प्यार का इजहार करते हुए पीछे से हमला कर देती थी। ये उस लड़की का असली रूप था जो इतनी प्यारी दिखती थी। अपने महल में एक स्पष्ट वातावरण के साथ रेबेका एक शिकारी थी जिसे अपने माता पिता के एक हिस्से से डार्क लिनिएज विरासत में मिली थी। कुछ साल पहले जो लोग उसकी वंशावली को प्राप्त करना चाहते थे उन्होंने लगभग उसका अपहरण कर ही लिया था। तब रूडियन को इसका पता चला और मुखिया की मदद से उसने उसे कुछ विजिलेंटीज के साथ बचा लिया। तब से रेबेका ने रूडियन के लिए गहरा स्नेह दिखाया था और उसे अपना पूरा नाम बताया था। इसी पल वो डर से भर गया और नौकरी का प्रस्ताव मिलने के बाद इस्कार काउंटी भाग गया। कहा जाता था कि जब वो पूरी तरह जागृत होती थी तो उसकी हरी आंखें और नारंगी बाल पूरी तरह से लाल हो जाते थे। इस तथ्य को याद करते हुए हीरो एक पल के लिए रेबेका को घूरता रह गया, जिससे ये गलतफहमी पैदा हो गई कि उसे उससे प्यार हो गया है। पहले तो रेबेका नाम इतना आम था कि रूडियन को समझ नहीं आया कि वो कौन है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद बहुत देर हो चुकी थी। वो उसके इतना करीब था कि खुद को दूर नहीं कर सका, और नतीजा ये हुआ कि स्थिति अजीब हो गई। उनके छोटे से पुनर्मिलन के बाद रेबेका दोपहर के भोजन के लिए सलाद और कुछ मांस लेने के लिए भाग गई और रूडियन को इंतजार करने के लिए कहा। न चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा। सारे डर के बावजूद रूडियन को रेबेका से कोई बुराई महसूस नहीं हुई। मूल कहानी के विपरीत वो एक चलता फिरता खतरा हो सकती थी जो किसी भी पल अपना व्यक्तित्व बदल सकती थी। लेकिन असली वजह जिसकी वजह से वो उसे दूर नहीं कर सका वो ये थी कि रूडियन, अनाथ और उसका असली रूप जिसने हमेशा अकेला जीवन जिया था, दोनों के लिए दूसरों के स्नेह को अस्वीकार करना मुश्किल था। काउंट के घर में नौकरी करने से पहले हीरो का बॉन गांव से कोई खास लगाव नहीं था। अनाथ होने के कारण उसे खुले तौर पर नीची नजरों से देखा जाता था। केवल गांव के मुखिया और रेबेका ही थे जिन्होंने उसके लिए अपने दिल खोले थे। अगर रेबेका का अवेकनिंग इवेंट न होता तो हीरो उसे अपने लिए स्वीकार करने में संकोच नहीं करता। उस रात पहाड़ों में हलचल तेज थी। कवच पहने एक छोटे कद का आदमी अपने कैप्टन के पास गया। वो आदमी जिसके कंधे के पद पर एक चेहरे वाला कवच था, उसने पूछा कि उसका अधीनस्थ कॉलिन क्या चाहता है। कॉलिन ने खुलासा किया कि वो सोच रहा है कि क्या वे बहुत दूर नहीं आ गए हैं। सच तो ये था कि उसे ये भी नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं। कैप्टन ने उसे बस इतना याद दिलाया कि उन्हें आदेशों का पालन करना है, लेकिन कॉलिन के लिए आदेश बहुत अस्पष्ट थे। उन्हें डाकू होने का नाटक करते हुए इस्कार के क्षेत्र में घुसपैठ करनी थी और एक महान मास्टर, 9वीं श्रेणी के जादूगर या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसका स्पिरिट किंग के साथ अनुबंध हो। कॉलिन को विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद भी है, और अगर वे थे भी तो उसे नहीं लगता था कि वे उन्हें संभाल सकते हैं। उसे याद नहीं था कि उसने अपने जीवन में कभी इतने बेतुके आदेश प्राप्त किए हों। कॉलिन के लिए यह एक चमत्कार था कि वे अब तक लायनहार्ट्स द्वारा पकड़े नहीं गए थे। चुपचाप कैप्टन ने कॉलिन की शिकायतें सुनी। वो जानता था कि वो आदेश बेतुके थे, भले ही वे उनके वरिष्ठों से आए हों। बस 3 दिन पहले सैन्य कमांडर ने खुद इस्कार के क्षेत्र का पता लगाने और एक महान जादूगर या स्पिरिट किंग के ठेकेदार को खोजने का ऐसा आदेश दिया था। कैप्टन सोच रहा था कि आखिर उन्हें इस्कार में ही क्यों ढूंढना है। उससे कुछ ही समय पहले उसे ये जानकारी भी मिली थी कि इस्कार परिवार के एक युवा लॉर्ड ने ड्यूक डैलियन की पवित्र तलवार बरामद की है, और एक दिन से भी कम समय बाद खोज का आदेश जारी किया गया। कुछ तो निश्चित रूप से गलत था, और कैप्टन को शक था कि ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। 3 दिन बाद रेबेका गांव में रूडियन के आसपास ही मंडराती रही। हालांकि हीरो को उसका व्यवहार अजीब नहीं लगा। जो बात उसे परेशान कर रही थी वो थी गांव का माहौल, जो बहुत ज्यादा डार्क लग रहा था। रूडियन की चिंतित नजरों को देखते हुए रेबेका ने खुलासा किया कि हाल ही में गांव के दक्षिण पूर्व में डाकू दिखाई दिए हैं। हीरो हैरान था और काफी सोच में पड़ गया। गांव इस्कर की राजधानी से ज्यादा दूर नहीं था। अगर ये कोई गरीब इलाका या केंद्रीय सत्ता से बाहर का कोई दूर दराज का क्षेत्र होता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन इतने महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र में डाकुओं का दिखना ये अजीब था। एक और संदिग्ध बात ये थी कि आमतौर पर ऐसे डाकुओं को स्थानीय जी पेट्रोल्स द्वारा खत्म कर दिया जाता, लेकिन इस मामले में वे हिले तक नहीं थे। रेबेका ने हीरो को बताया कि हालांकि अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो एडवेंचर तट के किनारे यात्रा कर रहे थे उन्हें कल रात से गांव में रोक दिया गया था और जाने से पहले चेतावनी दी गई थी। हीरो को ये अजीब लगा, क्योंकि गांव के मुखिया मार्को ने उसे कुछ नहीं बताया था।
रिबेका ने सुझाव दिया कि शायद मुखिया बस ज्यादा सावधान हो रहा है। रिबेका द्वारा दिए गए सूप को लेते हुए हीरो ने स्थिति पर विचार किया। ये बहुत बड़ा संयोग था कि ये डाकू अब दिखाई दिए। इस दुनिया में उसे आए 3 साल हो चुके थे। उसने कभी इन सीमाओं में डाकुओं को काम करते नहीं देखा था, तो इसकी केवल एक ही व्याख्या थी, वे कहीं और से आए थे। 2 दिन बाद इसकार क्षेत्र के पास हीरो को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक खंडर मिला। जगह सही लग रही थी, जैसा कि मूल कहानी में वर्णित था। इसे ढूंढना आसान था। दुनिया भर में बिखरे हुए फ्लेम फ्रैगमेंट्स या उन जगहों की तुलना में जो केवल ग्रहण के दौरान ही एक्सेस की जा सकती थीं, इसे ढूंढना बहुत सरल था। एडी को लगा कि जगह अच्छी तरह से छिपी हुई है, लेकिन फिर भी ढूंढने में आसान है। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने सालों में किसी ने इसकी खोज क्यों नहीं की। हालांकि हीरो को ठीक-ठीक पता था कि क्यों। जिस किसी ने भी डियाब्लो तलवार को खोजने की कोशिश की, उसका अंजाम एक ही हुआ, और वो अंजाम निश्चित रूप से कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। डार्क सॉर्ड डियाब्लो प्राचीन युग का एक अवशेष, जो सभ्यता के शुरुआती चरणों में और दूसरे युग के युद्ध में सक्रिय थी, मानव इतिहास में इतनी दूर कि इसके बारे में लगभग कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये तलवार वो जगह थी जहां एक डार्क किंग को सील किया गया था। इसकी तुलना पवित्र तलवार ग्रैंडिया से की जा सकती थी, और ये किसी भी मायने में उससे कम नहीं थी। मूल रूप से ये एक ऐसा हथियार था जिसे केवल एक अत्यंत कठिन परीक्षण से गुजरने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता था। हालांकि वर्तमान में तलवार एक गुफा में बिना किसी रक्षक या राक्षस के खोई हुई थी। बिना किसी मालिक के वहां होने का कारण सरल था। जिस पल कोई इसे छूने की कोशिश करता, वो व्यक्ति श्रापित हो जाता और बिना कोई निशान छोड़े अस्तित्व से मिट जाता।